ये वीडियो मैं एमबीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। देयर आर 8 सब्जेक्ट्स आर देयर: फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, आईटी, ओबी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टेट्स। अभी हम लोग सारे ओबी के वीडियोस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के सारे वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं। उसके लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, बट जो लिंक मैं शेयर करूंगा उन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट या लाइक जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट जो हम थ्योरी सब्जेक्ट्स डालने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन वही मिलेगा, क्योंकि हम आपको रेगुलर लिंक नहीं शेयर कर पाएंगे। साथ के साथ 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टेट्स। सीरियसली इनको लेके चलना, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा बैक आती है। अगर इसका कोई डाउट है या क्लासेस लेना हो तो मेरा नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरा क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे क्लासेस चल रहे हैं। बेसिकली हम लोग का जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे चल रहा है। आराम से मैं सिलेबस करा दूंगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और थ्योरी सब्जेक्ट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहा हूँ। हम लोग की जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो लोग पढ़ाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, नहीं तो नेक्स्ट थ्योरी सब्जेक्ट के आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ओबी स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब देखो, हम ओबी हमने कंसेप्ट पढ़ा, अब हम ये पढ़ेंगे कि ओबी हम पढ़ते क्यों हैं। भाई हमने इतना बड़ा कंसेप्ट पढ़ लिया, फीचर्स पढ़े, सब कुछ किया, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हेल्पफुल है। ठीक है, देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इट एनहांसेस द प्रोडक्टिविटी। यही हमने बात की थी कि ओबी जो है वो इनडायरेक्टली आपके प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ कि आपका पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट होगा तो आप सेटिस्फाइड फील करेंगे। आपका टीम वर्क, फॉस्टरिंग टीम वर्क है, मतलब आप अपनी टीम के साथ सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आपको मोटिवेशन मिल रहा है, प्रॉपर इंसेंटिव्स, टाइम टू टाइम सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है। तो वो सारी चीजें आपकी एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी को और एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट आता है इफेक्टिव लीडरशिप। जब आपके एम्प्लॉइज अच्छा काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, एफिशिएंटली काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी के साथ काम करेंगे, उतना ही आपके लीडर्स, मतलब कंपनी में लीडर्स बनेंगे। भाई आपका काम होगा, आपको नॉलेज होगी, आपको काम कैसे करना है, आपको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आइडिया होगा, उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी तो उतना ही आपको लीडरशिप पोजीशन मिलेंगी, आपको टीम्स मिलेंगी हैंडल करने के लिए, आपको टीम लीडर बनाया जाएगा। राइट, इस तरह से काम होता है। देखो क्या लिखा है, इट हेल्प्स लीडर्स अंडरस्टैंड एम्प्लॉय मोटिवेशन। आपको समझ में आ जाएगा, जब आपको समझ में आ जाएगा कि टीम वर्क क्या होता है, कैसे लीडरशिप किया जाता है, कैसे एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाता है, तभी आपको लीडरशिप पोजीशन मिलती है। समझ में आया? जैसे आपके कॉलेज है, कॉलेज के एचओडीज होते हैं, हर डिपार्टमेंट के एचओडी होते हैं, तो एचओडी क्या वो स्टार्टिंग से ही थे? नहीं, उन्होंने भी पढ़ाया है, उन्होंने भी सारे इस प्रोसेस से गो थ्रू किया है, उन्होंने भी सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं। वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्हें एचओडी बनाया गया। यही तो होता है। प्रिंसिपल अपने आप ही थोड़ी ना बन गए, उनको एक्सपीरियंस था तभी वो प्रिंसिपल बने। सिमिलरली जब आप ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग की बात करते हैं तो लीडर भी अपने आप लीडर नहीं बन जाते, वो भी इन सारे प्रोसेस से गो थ्रू हुए होंगे, तभी उन्हें वो लीडरशिप पोजीशन मिली है। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है, काम कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, दैट मीन्स आप अपने काम से सेटिस्फाइड है, आप अपनी टीम से, अपनी कंपनी से सेटिस्फाइड है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जब हम ओबी पढ़ते हैं तो हमें अपने कलीग्स का, अपने आसपास के लोगों का, अपने मैनेजर्स, अपने सबऑर्डिनेट्स, सबका नेचर समझना जरूरी है, उनका बिहेवियर समझना जरूरी है। जितना आप ओपनली कम्युनिकेट करेंगे उतनी ही बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। भाई आप लोगों से मिलते हो तभी तो लोगों को समझते हो ना। वही चीज है यहाँ पे कि बाय प्रमोटिंग ओपन कम्युनिकेशन, एनकरेजिंग कोलैबोरेशन, जब साथ मिलकर काम करते हैं, टीम वर्क में काम करते हैं, तभी आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व होते हैं। ठीक है, देन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। कल्चर क्या कह रहा है, इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग अ कल्चर दैट अलाइंस विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, वैल्यूज एंड विजन। कंपनी के जो गोल्स है, कंपनी के जो वैल्यूज, विजन है, उन्हें पूरा करने के लिए एक पॉजिटिव कल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा। कंपनी में एक पॉजिटिव कल्चर को बना के चलना पड़ेगा। जब एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे, जब आपके एम्प्लॉयज एक अच्छे लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, तभी आप अपने एक कंपनी का एक पॉजिटिव कल्चर क्रिएट कर सकते हैं। राइट, समझ में आ रहा है? फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट विच इज चेंज मैनेजमेंट। पॉइंट्स आए कॉमन। चेंज मैनेजमेंट क्या कह रहा है, इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड्स हाउ एम्प्लॉयज रिएक्ट टू चेंजेस। एम्प्लॉयज अगर पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं चेंजेस को, अगर आप एक तो होता है कि कुछ
नया चीज आप देख लो तो आप डिमोटिवेटेड फील करते हैं, अरे यार ये कैसे होगा, ये कैसे, ये नई चीज आ गई, अलग परेशानी है, कैसे समझ में आएगा, कितना टाइम लगेगा। एक तो ये नेचर होता है। एक होता है कि अच्छा कुछ न्यू आया है, उसको हम ग्रैब करते हैं, उसको हम सीखते हैं, एक नेचर ही होता है। तो चेंज मैनेजमेंट की बात क्या हो रही है कि इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड, कंपनी भी अंडरस्टैंड करती है कि एम्प्लॉयज का चेंज को लेके कैसा रिएक्शन आया है, आपने उसको पॉजिटिवली वेलकम किया है या फिर उसको लेके आप स्ट्रेस में आ गए हो, ये भी चीज आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर आता है डिसीजन मेकिंग, बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए जैसे एम्प्लॉयज का जो एटीट्यूड है, उनका जो नेचर है या उनका जो मोटिवेशन लेवल्स है, ग्रुप सेटिंग में वो कैसे काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करके ही कंपनी डिसीजन मेकिंग करती है। समझ में आया? ओबी पढ़ने का मतलब ही यही है, जब तक आप अपने एम्प्लॉयज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आप उनसे काम नहीं करा सकते, सिंपल। वही चीज यहाँ पे बात हो रही है कि डिसीजन मेकिंग भी एम्प्लॉयज के बिहेवियर के बेसिस पे ही होती है कि एम्प्लॉयज कितना वेलकमिंग है, नई चीजों को कितना अच्छे से सीखते हैं या फिर नहीं सीखने की इच्छा रखते हैं, मोटिवेटेड है या डीमोटिवेटेड है, स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं या फिर स्ट्रेस को डी स्ट्रेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करती हैं, इसीलिए हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ओके, एंड द वेरी लास्ट पॉइंट इज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, विच मीन्स कि भाई जब आप सारी चीजें होंगी, टीम वर्क है, डिसिप्लिन है, एक अच्छे लीडर है जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, एक अच्छा सैलरी पैकेज है, आपके कलीग्स आपके साथ हैं, सब साथ मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है, ट्रस्टफुल रिलेशनशिप है, ओपन कम्युनिकेशन है कलीग्स का, आपके मैनेजर्स के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, तभी आप अपनी टीम से सेटिस्फाइड होंगे, अपनी कंपनी से सेटिस्फाइड होंगे, और जब सेटिस्फाइड होंगे तभी आपको बेटर आइडियाज आएंगे। क्या आप स्ट्रेस में रह के नए नए आइडियाज आते हैं क्या दिमाग में? आप उसी स्ट्रेस को लेके बैठे रहते हो। तो ये क्या कह रहा है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी कि जो ये न्यू थॉट्स, न्यू क्रिएटिव आइडियाज कब आएंगे? जब आप काम करेंगे, जब आप डी स्ट्रेस होंगे, जब आप मोटिवेटेड फील करेंगे, राइट? तो ये क्या बोला देखो, organization behavior encourages creativity and innovation by promoting a supportive and inclusive work environment। आपका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होगा, एक सपोर्ट होगा आपके पास, तभी आप क्रिएटिव आइडियाज की तरफ ध्यान दे सकते हैं। बाय फॉस्टरिंग अ कल्चर दैट वैल्यूज डाइवर्स पर्सपेक्टिव, अगर मेरी टीम में 10 एम्प्लॉयज हैं, कंपनी का कोई प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, तो 10 के 10 एम्प्लॉयज के अपने अपने आइडियाज होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, कुछ एम्प्लॉयज उनमें से बहुत क्रिएटिव आइडिया देंगे, किसी के नॉर्मल एवरेज आइडियाज भी होंगे। तो ऐसे में जब आप इतने सारे लोग मिलके साथ में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, क्रिएटिव आइडियाज पे फोकस करते हैं, तो अल्टीमेटली वो डाइवर्स पर्सपेक्टिव आपके न्यू आइडियाज को जनरेट करता है, नए नए आइडियाज आपके माइंड में आते हैं कि कैसे कैसे काम हो सकता है। सबके अपने अपने आइडियाज है, थॉट्स है, हो सकता है सबके आइडियाज में से थोड़ा थोड़ा पॉइंट लेके हम एक नया आइडिया डेवलप कर लें। तो ये सब आइडिया जनरेशन और क्रिएटिविटी और इन सब की बात कब होती है? जब आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, जब आप डी स्ट्रेस होके काम करते हैं, जब डिसिप्लिन से काम करते हैं, राइट? इसीलिए जरूरी है अंडरस्टैंड करना कि एम्प्लॉयज का नेचर, उनका बिहेवियर कैसा है। तो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ कि जब एम्प्लॉयज की जब हायरिंग होती है ना, जब रिक्रूटमेंट होता है, तो रिक्रूटमेंट में टेक्निकल तो होता ही है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंजीनियर है, तो इंजीनियर के दो एस्पेक्ट है। अगर रिक्रूटमेंट हो रहा है किसका? इंजीनियर का, ठीक है, तो उसके दो एस्पेक्ट है। एक तो उनका जो इंटरव्यू होगा वो टेक्निकल बेसिस पे होगा, कोडिंग एंड वो सब आता है नहीं आता, अगर कंप्यूटर्स एंड उसका नॉलेज रखते हैं आप, तो जैसे कंप्यूटर साइंस स्पेशलिस्ट जो होते हैं, तो उनका टेक्निकल कोडिंग वाला पार्ट भी होता है। एक होता है उनका बिहेवियर, नहीं एचआर नहीं, बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है। मैं आपकी इंटरव्यू की बात कर रही हूँ, दो तरह से होता है। एक तो आपकी टेक्निकल नॉलेज टेस्ट की जाती है कि आपकी कोडिंग आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, वो तो लर्निंग वाला पार्ट है, नॉलेज वाला पार्ट है। कुछ पार्ट होता है आपका बिहेवियरल, कि एज एन एम्प्लॉय आप इंट्रोवर्ट नेचर के हैं या आप घुलने मिलने वाले एक्सट्रोवर्ट नेचर के हैं, आप अपने टीम वर्क में ज्यादा काम कर पाते हैं या इंडिविजुअली आप काम ज्यादा कर पाते हैं, आप एक पोलाइट नेचर के हैं या अग्रेसिव नेचर के हैं, ठीक है, आपका एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिविटी की तरफ आप ज्यादा ध्यान देते हो। तो ये सारी चीजें मिला जुला के आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट होता है। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ते हैं तो हम इस वाले एस्पेक्ट की बात करते हैं, टेक्निकल की बात नहीं करते। टेक्निकल इंटरव्यू एक टोटल अलग टॉपिक है, लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ रहे हैं तो वहां पे आप एम्प्लॉयज के बिहेवियरल एस्पेक्ट, उनका नेचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसी के बेसिस पर ये सारी चीजें काम करती हैं।
Am I clear? Am I making sense to you? समझ